वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो हम जीओसी में रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस की 2 क्लासेस हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में से पहले वाली 2 क्लासेस देख सकते हैं। ये रेजोनेंस की 3rd क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूवर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like the video, and also after the class comment your feedback in the comment section. I highly request to all the viewers, please do this. एंड अब क्लास स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम रेजोनेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस, और स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट है ना, ये भी रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन भी रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए कंपाउंड, जिसमें एक तो ऑर्थो इफेक्ट और एक सर इफेक्ट होता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ ए रेजोनेंस है ना ये, और एक होती है एरोमेटिसिटी। तो ये सारी एप्लीकेशंस किसकी है? रेजोनेंस की है। ठीक है, तो आज हम ये सारी एप्लीकेशंस कर लेंगे। शायद एक एक एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर एक एप्लीकेशन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट, फिर साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन, फिर एक वीडियो में एसिडिक एंड बेसिक नेचर कर लेंगे कंपाउंड का, फिर एरोमेटिसिटी कर लेंगे। अब है ना, बॉन्ड ऑर्डर को हम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आज का इस वाले लेक्चर का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर जो रेजोनेंस है। ठीक है, एक तो हम एमओटी से निकाल सकते हैं, एक है ना जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन में ना। ठीक है, दो मेटल्स के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। ठीक है, और ये इस टाइप के साल्ट होते हैं, इनका भी हम ओएमसी में देखते हैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ना जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड टूट जाता है, और जो दो कार्बन कार्बन के बीच में ना वहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी, जैसे वो जिस पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच में ना जो ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पे उस दोनों कार्बन्स के बीच में ना डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ये चीज़ हमने देखी थी। और एक रेजोनेंस है ना, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे है ना रेजोनेंस हो रहा है, तो देखो ये पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस चलता है। अब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, वहाँ पे तो देखो रेजोनेंस होने से पार्शली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पे कैसे आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे। तो अगर देखो, अगर ए बी कोई है, वहाँ पे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड वाले जहाँ पे रेजोनेंस हुआ, तो वहाँ पे है ना पार्शली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। तो रेजोनेंस इंक्रीज होने पे, अगर इस वाले अगर बॉन्ड की बात करी जाए, अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे रेजोनेंस बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी। और अगर इस वाले डबल बॉन्ड की बात करें, तो रेजोनेंस बढ़ने पे क्या होगा कि अगर जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर कम होएगा, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर की तरफ बढ़ेगा। अगर एक्स डबल बॉन्ड वाई है, रेजोनेंस होने पे क्या होगा कि यहाँ पे ना इनके बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर का नेचर आएगा। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड थे वहाँ पे ना रेजोनेंस के बढ़ने से ना सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। रेजोनेंस इंक्रीज होएगा, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होने पे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होएगा। ठीक है, अगर है ना, अब जैसे कि ना ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनमें बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन है ना, टोटल नंबर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन टू बॉन्डेड एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। मतलब है ना, जैसे इस कार्बोनेट है, इसकी जैसे इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसका मतलब भी यही एक्सप्लेन कर देते हैं इस एग्जांपल से, है ना। कार्बन, जैसे टोटल नंबर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन पर्टिकुलर ये बॉन्ड सेलेक्ट किया हमने, और इस बॉन्ड इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड है सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, तो टोटल सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस पर्टिकुलर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है? 3 है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो 4/3 होएगा, मतलब 1.33 होएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम है ना बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। दोबारा से एक बार देख लेना, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें 2 जो बॉन्डेड एटम्स है उनके बीच में टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है, वो डिवाइडेड बाय कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इससे हम है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब जैसे कि ClO4- है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन और ये डबल बॉन्ड हो, अगर हमने इस पर्टिकुलर बॉन्ड को है ना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कितने हैं? 2 बॉन्ड है। अब इसके पहले तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, कोई भी जैसे कंपाउंड रहेगा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। ये बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन साइड होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव होएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव होएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे। तो ओवरऑल देखेंगे ना, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई ClO4- की।
अब हमने ये पर्टिकुलर एक बॉन्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड है, फिर यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड है। तो टोटल है ना क्लोरीन और इस ऑक्सीजन के बीच में है ना टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड डिवाइड 7 है ना, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 4 है। तो टोटल है ना अगर Cl और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो 7/4 हो जाएगा, जो कितना आएगा 1.75 आएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.75। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, फिर उसके बाद में क्या करना है कि किन्हीं भी 2 बॉन्ड को सेलेक्ट करना है और उनके बीच में सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने कोवलेंट बॉन्ड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जैसे NO3 माइनस का देखते हैं, तो NO3 की सबसे पहले तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ली, फिर फॉर एग्जांपल हमने ये बॉन्ड पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, फिर यहाँ पे 1 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए 4 हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गई, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 इज इक्वल टू 1.33 हो गया। अब जैसे ये एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन का है, क्लोरोबेंजीन में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है और प्लस आर इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे तो हमें ना क्लोरीन और कार्बन के बीच का है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस है ना, ये ध्यान रख लेना कि इसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा और प्लस आर, हमने ऊपर देखा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने ये वाला हो गया, तो इसमें है ना कितना 1 बॉन्ड है, फिर ये वाला क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो यही है ना, ठीक है। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए कार्बन और क्लोरीन के बीच में सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कोवलेंट बॉन्ड हो गए डिवाइडेड बाय 5 कितनी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, तो इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.6 हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्लोरीन है ना क्लोरोबेंजीन है, इसका क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसी क्लोरोबेंजीन में अगर यहाँ पे इसकी पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसका है ना कौन सा इफेक्ट लग रहा था, माइनस आई इफेक्ट लग रहा था। अब है ना यहाँ पे कुछ पार्शली 1.6 बॉन्ड ऑर्डर था, मतलब पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर था। अब ये है ना इनकी 1.6 तक था, लेकिन ये कैसा है पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा। तो यहाँ पे जो 1.6 बॉन्ड ऑर्डर था वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर है ना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होएगा 1.6 से ज़्यादा होएगा। और यहाँ पे देखो एक विड्रोइंग ग्रुप है CHO, यहाँ पे है ना ऑर्थो पे भी है और पेरा पे भी है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर CCl बॉन्ड ऑर्डर किस में होएगा 3 में होएगा, फिर 2 में होगा और फिर 1 में होएगा। सबसे ज़्यादा इस वाली स्ट्रक्चर का, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। अब इसमें अगर जैसे है ना CHO है और एक ये नाइट्रो है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पावर किसकी ज़्यादा होती है ना, नाइट्रो की होती है। तो माइनस आर है ना नाइट्रो का ज़्यादा होएगा देन CHO से। तो इस कारण क्या होएगा, जो CCl बॉन्ड ऑर्डर है ना, जितना ज़्यादा इसमें विड्रोइंग इफेक्ट लगेगा ना, उतना ही ज़्यादा है ना यहाँ पे जो CCl बॉन्ड ऑर्डर है ना उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी इधर से खींची जाएगी, तो यहाँ वाला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे है ना कुछ एग्जाम्पल्स है, O2 का है, O2-2 का है, O2+2 और O3। यहाँ पे है ना इन 3 का तो है ना MOT से निकाल लेंगे और इसका है ना ये रेजोनेंस से निकालेंगे। जैसे कि हमने पर्टिकुलर ओजोन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, हमने पर्टिकुलर ये बॉन्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से टोटल बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 3 है, तो 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसका रिवर्स शो हो जाएगा, वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें O2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इनके बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे ऊपर लिख रहे 2 होता है, हमें पता है ऑक्सीजन के। अगर है ना O2-2 का मतलब हो गया कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और तो है ना यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। O2+2 का मतलब हो गया जस्ट लाइक N2, नाइट्रोजन के जस्ट लाइक हो गया ना, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। O3 का कितना हो गया 1.5 हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 इन्हें लिख रखा है, तो सबसे ज़्यादा तो 3 का हो गया, फिर उसके बाद में 1 का हो गया, फिर उसके बाद में 4 का हो गया और फिर 2 का हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया। तो अब हमें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है, ठीक है।
तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये तो किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा है ना बॉन्ड ऑर्डर के। तो सबसे ज़्यादा 2 नंबर की होगी, फिर 4 नंबर की, फिर 1 नंबर की और फिर 3 नंबर की। इस प्रकार से ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे CO CO2। CO2 में पता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। और CO3 में अभी हमने ऊपर निकाला है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी तो 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर था। CO प्लस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसमें 3.5 हो जाएगा और ये इसमें 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना वो उससे निकलेगा, इसमें sp मिक्सिंग होती है तो ये चीज़ें इनऑर्गेनिक में एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ पे डिटेल से देख लेना इसकी MOT, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा तो 4 नंबर का है, फिर उसके बाद में 1 का, फिर उसके बाद में 2 का और फिर 3 का। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे ना न्यू स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना। स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, ठीक है। कि स्टिचिंग मतलब जैसा जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा ना उतना ही तो वो स्टिचिंग करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही तो ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी ना, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा उसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतनी ही ज़्यादा उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहता है वही स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो 4 1 2 3 हो गया। अब जैसे कि है ना ये है NO है, NO2 माइनस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में NO3 माइनस है, NO है, NO प्लस है और NO माइनस है, ठीक है। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। NO का तो कितना होता है 2.5 होता है। NO2 माइनस का हमने ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे 1.5 होएगा। NO माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। NO प्लस का 3 हो जाएगा। NO3 माइनस का भी हम ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे जो कि 1.33 अभी हमने ऊपर निकाला भी था। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो इस 4 नंबर स्ट्रक्चर का है, फिर उसके बाद में 2.5 1 का है, फिर उसके बाद में 2 इसका है, 5 नंबर का है, फिर उसके बाद में 1.5 2 नंबर का है और फिर 3 नंबर का है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। जैसे कि N डबल बॉन्ड O माइनस, ये NO2 माइनस हो गया, ठीक है। ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो NO माइनस डबल बॉन्ड O। अगर हमने ये पर्टिकुलर बॉन्ड सेलेक्ट किया तो कितना 3 हो गया ना, टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए 3 हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गई, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। अगर इसी प्रकार से NO3 माइनस की बात करें, जैसे कि सॉरी N डबल बॉन्ड O क्या है, NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस इसमें ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये हो गया, ठीक है। NO3 माइनस हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें ना जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें ना पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और जिसपे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उससे नेगेटिवली चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया, ठीक है। अब जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई O माइनस N डबल बॉन्ड O और इस पे माइनस, ठीक है। इसी प्रकार फिर उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो N प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम ये वाली स्ट्रक्चर उठाए ना, ये वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड उठाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 4 बॉन्ड है ना टोटल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4/3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने 2 1 3 4 हो गए, तो 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि है ना यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये CS डबल बॉन्ड, यहाँ पे रोटेशन बैरियर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। या यहाँ पे ये जो सिंबल बता रहा है ये किसके बारे में पूछ रहा है, रोटेशन बैरियर का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। रोटेशन बैरियर का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा रोटेशन बैरियर किस में होएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो OMe है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो मतलब जिसका है ना विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा ना, जिस रिंग का विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा वहाँ पर तो क्या होएगा, वहाँ पर तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए जिसका विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा
अब जैसे है ना यहाँ पे OMe हो गया ना, तो इस वाले में तो क्या होगा कि इधर से रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना कुछ सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आने पे क्या होगा कि रोटेशन बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे कम तो है ना रोटेशन बैरियर 3 नंबर में रहेगा। फिर उसके बाद में देखो इधर है ना 2 फिनाइल रिंग है ना, तो 2 फिनाइल रिंग है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगी कंपेरेटिवली। इधर है ना यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दे पाएगी कंपेरेटिवली जो सेकंड एंड थर्ड है ना। तो सबसे ज़्यादा तो रोटेशन बैरियर कहाँ पे होगा, 1 नंबर में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है डिलोकलाइजेशन के लिए वो एक ही बेंजीन रिंग की है ना। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग की है, यहाँ पे भी 2 बेंजीन रिंग की है। तो सबसे ज़्यादा तो एक बेंजीन रिंग वाले के हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दे पाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे कंपेरेटिवली सेकंड और थर्ड से ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे उतना ही ज़्यादा रोटेशन में बैरियर रहेगा। तो रोटेशन बैरियर सबसे ज़्यादा 1 नंबर का रहेगा। सेकंड और थर्ड में कंपेयर करते हैं तो सेकंड में देखिए आप है ना 2 रिंग है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों में 2-2 रिंग है, लेकिन यहाँ पे ना एक और प्लस आर वाला और आ गया पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दिया थर्ड वाली में। तो इस कारण क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे इस जो CH डबल बॉन्ड ये CH2 बॉन्ड है इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा आ गए थर्ड वाली स्ट्रक्चर में, इसलिए यहाँ पे रोटेशन बैरियर सबसे कम हो गया। और सेकंड में फिर इस कारण से बीच का रह ही गया दोनों के। अब जैसे यहाँ पे है ना NH2 में है ना जो इसका भी है ना जो रोटेशन बैरियर के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है ना इधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होएगा, ठीक है, डिलोकलाइजेशन में जाएंगे, लेकिन जिस 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें रोटेशन बैरियर का, 2 एग्जाम्पल्स इनका कंपेयर करना और फिर 2 इनका कंपेयर करना। अब जैसे यहाँ पे है ना इसकी पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से आ रहे हैं ना उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा। तो ज़्यादा खींचेगा, इसके कारण क्या होएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ये जो कार्बन है अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप आ गया ना तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड करेक्टर और ज़्यादा आ जाएंगे कंपेरेटिव टू 1, क्योंकि इधर कोई खींचने वाला नहीं है। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से अगर कोई खींचने वाला भी आ जाए ना तो यहाँ पे से ना अच्छा खिंचाव होएगा। इस वाली कंडीशन में ना डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा रहेंगे स्ट्रक्चर 1 से, इसीलिए रोटेशन बैरियर सेकेंड स्ट्रक्चर में ज़्यादा रहेगा देन फर्स्ट से। इसी प्रकार अगर है ना रोटेशन बैरियर की बात करी जाए तो यहाँ पे तो सिंपली बता रखा है कि अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे तो रोटेशन बैरियर कम रहेगा और डबल बॉन्ड अगर करेक्टर रहेंगे तो रोटेशन बैरियर ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ईजी ऑफ रोटेशन पूछा। ईजी ऑफ रोटेशन का मतलब हो गया रोटेशन बैरियर का जस्ट रिवर्स, ठीक है भाई। रोटेशन बैरियर बाधा और ईजी ऑफ रोटेशन बैरियर का जस्ट रिवर्स हो गया। अब जैसे है ना अगर ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अगर ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ये नहीं करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जैसे पाई बॉन्ड का डिस्प्लेस करने पे अगर इसमें एरोमेटिक रिंग बन जाती है दोनों, तो उस कंडीशन में तो ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये रिंग एरोमेटिक नहीं बन पाती है दोनों रिंग, तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग भी एरोमेटिक है ये रिंग भी एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाली कंडीशन में अगर देखते हैं हम तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना, ठीक है, इसका इस बॉन्ड के बीच में, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी ये एरोमेटिक हो जाएगी, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर इस वाली कंडीशन में देखा जाए अगर इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ इस रिंग पे 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये भी है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो जाएगी ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ है ना एरोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा है ना अब यहाँ पे है ना ईजी ऑफ रोटेशन की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और थर्ड वाली में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सेकंड वाली में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे कम ईजी ऑफ रोटेशन है ना बीच वाली इसमें होगी सबसे कम, लेकिन थर्ड और फर्स्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिंग साइज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिंग साइज है उतना ही ज़्यादा ईजी ऑफ रोटेशन है। तो थर्ड नंबर का सबसे ज़्यादा ईजी ऑफ रोटेशन होएगा देन फर्स्ट नंबर। तो ये रेजोनेंस की एप्लीकेशन हो गई बॉन्ड ऑर्डर वाली, ठीक है। अब इसके बाद में है ना नेक्स्ट एप्लीकेशन हम शॉर्ट वीडियोज बना रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देख लेंगे ताकि आपको भी है ना लेक्चर देखने में एक थोड़ा इंटरेस्ट लगेगी, एक टॉपिक चलो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देख लेंगे जिसमें कि है ना कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन
इन सब की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से देख लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों वर्क एक साथ फंक्शन करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन वगैरह की। फिर उसके बाद में साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन देख लेंगे। साइट ऑफ ए प्रोटोनेशन के बाद में बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड ए पाइरोल, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए कंपाउंड, उसमें फिर है ना ऑर्थो इफेक्ट और है ना सर इफेक्ट वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के साथ में फिर हमारा ओवरऑल है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के साथ है ना ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट एक्सप्लेन्ड बाय द रेजोनेंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स हाईली आई रिक्वेस्ट टू ऑल।